स्वागत है आप सभी जाबाज योद्धाओं का इस खास महामैराथन क्लास में, जहां हर सवाल हर जवाब आपको उस बड़ी जीत की के करीब लेके जाएगा दोस्तों। और यह कोई आम क्लास नहीं है, यह है पेपर से पहले का रियल टेस्ट। एक ऐसा मंच दोस्तों जहां आपकी तैयारी को असली परीक्षा में बदलने वाला है दोस्तों, ताकि आप असली इम्तिहान में कोई चूक ना कर बैठे। और आज हम मिलकर खुद को परखेंगे दोस्तों, और कमियों को पकड़ेंगे और उन्हें मौके से पहले बदलेंगे। और याद रखिए दोस्तों, यह आखिरी पड़ाव है मंजिल से पहले का, और जो यहाँ डट गया ना वही सफलता के लकीर के पार जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ इस क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, और आप सबसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप जो एग्जाम देने वाले हो उस एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपकी तैयारी किस स्तर का है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि एग्जाम से पहले का रियल एग्जाम आपको किस प्रकार से देना है दोस्तों, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपका तैयारी का स्तर पता चलेगा दोस्तों। सो आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा से सोच समझ के एक एक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सो आप हर एक क्वेश्चन को समझते जाइएगा। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पर हम सफर की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप आपके स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो कि आपसे पूछा गया है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसने यानी कि किसने प्रस्तावित की थी। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे। ठीक है, जिसमें कि ऑप्शन है आपके पास में डार्विन, मेंडल, वाटसन और क्रिक और हर्से और चेस के द्वारा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, सो बहुत सारे साथियों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा दोस्तों, क्योंकि आपने डीएनए को बहुत ही अच्छा से पढ़ा होगा। तो आप ये जानते हो दोस्तों कि डीएनए का जो द्विकुंडलीय संरचना जो है ये किसके द्वारा दिया गया था। सो ये दिया गया था दोस्तों वाटसन और क्रिक के द्वारा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है सी ऑप्शन। ठीक है, और आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने का प्रयास किया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा वर्णक मुख्य भूमिका निभाता है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा वर्णक मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देने का प्रयास कीजिएगा, और ऑप्शन है दोस्तों आपके पास में कैरोटीन। ठीक है, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है आपके पास में क्लोरोफिल ए। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों एंथोसाइनिन या फिर क्लोरोफिल बी। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी दे पा रहे होंगे दोस्तों, मैं तो उम्मीद करता हूं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना था, और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे भी पा रहे होंगे, क्योंकि आप सभी ने बहुत ही अच्छा से तैयारी कर रखा है। सो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आप बहुत ही आसानी से दे पाओगे, और वो होगा दोस्तों क्लोरोफिल ए। ठीक है, ये देखिए प्रकाश संश्लेषण में कौन सा वर्णक मुख्य भूमिका निभाता है, तो वो निभाता है दोस्तों क्लोरोफिल ए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आपको बताना है दोस्तों कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है, राइबोसोम्स को, न्यूक्लिक्स यानी माफ कीजिएगा न्यूक्लियस को, या माइटोकॉन्ड्रिया को, या लाइसोसोम को। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बता पा रहे होंगे, वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यानी कि जो है कोशिका का जो शक्ति ग्रह कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, अब ये क्यों कहा जाता है ये आपको कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत ही अच्छा से पढ़कर आपको जाना है। ठीक है, सो आज की क्लास में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, और ये वो क्वेश्चन है जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो आप हर एक क्वेश्चन को देखते जाइएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, मनुष्य में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आपको बताना है दोस्तों कि मनुष्य में यूरिया का जो निर्माण है ना वो कहाँ पर होता है। ठीक है, व्रत में, मूत्राशय में, यकृत में, अग्नाशय में। ठीक है, सो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आप सभी जानते होंगे दोस्तों, जो कि मनुष्य में जो यूरिया का जो निर्माण जो होता है ना दोस्तों वो कहाँ पे होता है, वो होता है यकृत में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया है कि मियोसिस के दौरान है ना, मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम की संख्या कब आधी हो जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो आपको बताना है कि जो मियोसिस के दौरान जो है क्रोमोसोम्स की जो संख्या जो आधी होती है ना दोस्तों, वो कब होती है ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, इंटरफेस के द्वारा, या फिर प्रोफेज 1 के द्वारा, प्रोफेज सॉरी माफ कीजिएगा जो है मियोसिस फर्स्ट के द्वारा, या फिर मियोसिस सेकंड के द्वारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। सो आप सभी को याद दिला दूं दोस्तों कि जो मियोसिस के दौरान जो क्रोमोसोम्स की जो संख्या कम होती है ना दोस्तों, वो होता है मियोसिस फर्स्ट के दौरान। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। ठीक है,
इसके बाद में नेक्स्ट अगला है इंसुलिन हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आपको बताना है कि इंसुलिन हार्मोन्स जो है किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर दे पा रहे होंगे, और वो होगा डी ऑप्शन, यानी कि इंसुलिन हार्मोन्स जो है दोस्तों पेनक्रियास ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं, ठीक है। कहां से होते हैं? सो पेनक्रियास, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, मनुष्य में ऑक्सीजन वहन करने वाला प्रोटीन आपको यहाँ पर बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो आपको बताना है कि मनुष्य में ऑक्सीजन वहन करने वाला प्रोटीन कौन सा है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर देने का प्रयास कीजिएगा, और वो होगा दोस्तों हीमोग्लोबिन, ठीक है। कौन सा है दोस्तों? हीमोग्लोबिन, यानी कि मनुष्य में जो ऑक्सीजन वहन करने का जो कार्य करता है ना दोस्तों, वो किसके द्वारा किया जाता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, इन क्वेश्चनों का आंसर वो साथी बहुत ही अच्छा से दे पाएंगे जिन्होंने मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम दिया है दोस्तों, क्योंकि आपने वहां पर 50% जो है साइंस को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। सो आपके लिए संविदा शिक्षक वर्ग 2 का जो साइंस सब्जेक्ट है दोस्तों, उसके लिए थोड़ा सा आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो ये क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन जो मैं अभी आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसे इंसुलिन हार्मोन्स का मैंने बताया, जो कि पेनक्रियास यानी कि पेनक्रियास ग्रंथि में स्रावित होती है। इसके साथ साथ में मैंने नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताया कि ऑक्सीजन का वाहन जो है किस यानी कि कौन से प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। सो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। तो ये सब आपने जो है महिला पर्यवेक्षक में पढ़ रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ दोस्तों, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अब आ चुका है दोस्तों आपके इम्तिहान की घड़ी, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अब यहाँ पे आपको देना है, जो कि आपसे पूछा गया है कि पादपों में जल परिवहन का कार्य कौन सा उत्तक करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आपको बताना है कि पादपों में जो जल परिवहन का जो कार्य है दोस्तों, वो किस उत्तक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना, तो बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे, वो होगा जाइलम, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे फ्लोएम में, ठीक है। सो फ्लोएम में नहीं होता दोस्तों, ये होता है यानी कि जल का यदि पूछे तो जल का जो परिवहन होता है ना दोस्तों, वो किसके द्वारा किया जाता है? जाइलम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव मस्तिष्क यानी कि मानव मस्तिष्क किस कार्य के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। सो आपको बताना है मानव मस्तिष्क जो है किस कार्य के लिए उत्तरदायी होता है, केवल गति नियंत्रण करने के लिए, या फिर केवल तापमान नियंत्रण करने के लिए, सभी स्वैच्छिक क्रियाओं के लिए, या फिर केवल पाचन नियंत्रण के लिए, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना था, और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे दोस्तों, वो होगा स्वैच्छिक प्रक्रिया यानी कि क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा बेस पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आपको बताना है दोस्तों कि आरएनए में जो थाइमिन पाया जाता है ना, थाइमिन के स्थान पर कौन सा बेस पाया जाता है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। सो ऑप्शन है दोस्तों यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन, या फिर ग्वानिन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे दे पा रहे होंगे दोस्तों, और वो होगा ए ऑप्शन, ठीक है, यानी कि यूरासिल, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने यहाँ पे दिया। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ दोस्तों, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि आपसे पूछा गया दोस्तों कि पिपरमिंट है ना, माफ कीजिएगा, पिपरमिंट के पौधों में मुख्य रूप से कौन सा अणु पाया जाता है जो कि इसकी खुशबू के कारण है, ठीक है, यानी कि जो इसकी खुशबू का कारण है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है कि जो पिपरमिंट जो पौधा है ना दोस्तों, पिपरमिंट पौधा यानी पिपरमिंट के पौधे में मुख्य रूप से कौन सा अणु पाया जाता है, ठीक है, जो कि खुशबू का कारण है, ठीक है, जो कि खुशबू देता है, ठीक है। इसको आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। अब यहाँ पे आपने पिपरमिंट पौधा पढ़ा होगा दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से दे पाओगे, जिसमें कि पहला ऑप्शन आपके पास में है कैफीन का, सेफोनिन, मेंथोल, या फिर एल्कलाइट, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर देने का प्रयास कीजिएगा। और आप सभी को बता दूं दोस्तों कि जो पिपरमिंट के जो पौधे में जो मुख्य रूप से जो अणु पाया जाता है दोस्तों, वो पाया जाता है गैस्ट्रिन, माफ कीजिएगा, वो अणु पाया जाता है मेंथोल, ठीक है। तो कौन सा होता है दोस्तों? मेंथोल, ठीक है। तो मेंथोल के कारण ही खुशबू यहाँ से निकलती है इस पौधे से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पाचन क्रिया को नियंत्रित करता है। सो आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि पाचन प्रक्रिया को या क्रिया को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इंसुलिन, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, या फिर गैस्ट्रिन, या फिर एड्रेनाइलिन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर देने का प्रयास कीजिएगा। और आप सभी को याद दिला दूं दोस्तों, ये जो पाचन यानी पाचन हार्मोन्स की जो प्रक्रिया जो होती है ना दोस्तों, यानी प्रक्रिया को नियंत्रित करने का जो कार्य है दोस्तों, वो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है गैस्ट्रिन के द्वारा, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, जो कि आपसे पूछा गया है कि गैस्ट्राइल मानव शरीर में गैस्ट्राइल संवेदन किस अंग द्वारा महसूस की जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है तो अच्छा, आंख, मस्तिष्क, हड्डियां, ठीक है। सो आपको बताना है दोस्तों कि जो
टेक्सटाइल संवेदन टेक्सटाइल संवेदनाएं जो है ना दोस्तों, ये किस अंग के द्वारा महसूस की जाती है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, इस प्रकार की जो संवेदनाएं हैं वो की जाती है त्वचा के द्वारा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिंक का उपयोग शरीर में किस प्रकार किया यानी किस प्रक्रिया के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आप बहुत ही आसानी से दे पाओगे, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो होगा प्रोटीन संश्लेषण के लिए, यानी कि जिंक का जो उपयोग जो है ना दोस्तों, वो खासकर प्रोटीन संश्लेषण के लिए किया जाता है शरीर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया मुख्य यानी कि प्रमुख रूप से होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया जो है दोस्तों प्रमुख रूप से होती है, श्वसन प्रक्रिया, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, या फिर ट्रांसलेशन की प्रक्रिया, या फिर जो है ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर देने का प्रयास कीजिएगा, और आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, और वो होगा श्वसन प्रक्रिया, यानी कि श्वसन प्रक्रिया के द्वारा ही माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण यहाँ पर होता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव शरीर में लोहे का मुख्य कार्य आपको यहाँ पर बताना है, जो मानव शरीर में जो लोहे की मात्रा जो पाई जाती है दोस्तों, उसका मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। यानी कि पहला ऑप्शन है हड्डियों को मजबूत बनाना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, हार्मोन्स का निर्माण करना, या फिर ऊर्जा का उत्पादन करना, ठीक है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत ही अच्छा से आप दे पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, और वो होगा दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है हड्डियों को मजबूत रखना, ये समझिए, बल्कि ये हड्डियों को मजबूत रखने के लिए नहीं है दोस्तों, हड्डियों को मजबूत रखने के लिए आप सभी को पता है आयरन हो गया, ठीक है। इसके बाद में विटामिन डी की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, लोहे का मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है। सो ये क्या करता है दोस्तों, ऑक्सीजन को यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन करने में सहायक होता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, ग्लाइको जो है ग्लाइकोसिस, एक ग्लाइकोसिस किस प्रक्रिया यानी कि किस प्रक्रिया से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है ऑक्सीजन का उपयोग करना, ग्लूकोज का अपघटन, या फिर शर्करा का संश्लेषण, या प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देने का प्रयास यहाँ पर कीजिएगा, ठीक है। और आप सभी को पता है दोस्तों कि जो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया जो होती है दोस्तों, ये खासकर ग्लूकोज का उत्पादन करे, यानी कि ग्लूकोज का अपघटन के लिए सहायक होता है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है कि कोशिका की कौन सी संरचना जल में मूवमेंट को नियंत्रित करता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी आप स्टार लगा लीजिएगा, यानी कि कोशिका की कौन सी संरचना जो है जल में मूवमेंट को नियंत्रित करता है, ठीक है। सो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, सेल झिल्ली, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर लाइसोसोम, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना था, और बहुत सारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते होंगे, वो होगा सेल झिल्ली, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव शरीर में स्ट्रेचिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सा तंतु जिम्मेदार होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आपको बताना है दोस्तों कि मानव शरीर में स्ट्रेचिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सा तंतु जिम्मेदार है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है दोस्तों, टेंडन, लिगामेंट, मांसपेशी, या फिर सीरा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्योंकि आपको आपके स्लाइड में ही शो हो रहा होगा, वो होगा दोस्तों टेंडन, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर याद रखना है, और हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बहुत ही अच्छा से याद रख कर जाना है दोस्तों, क्या पता कौन सा क्वेश्चन कब आपसे जो है आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ऐसी गलती कभी नहीं करना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको सफलता के करीब लेके जाएगा दोस्तों। एक एक क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि आपने पढ़ा है या सुना है ना दोस्तों कि एक एक बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है। सो हमें भी अपनी सफलता को एक एक पॉइंट से जो है सफलता के आगे यानी कि सफलता के करीब पहुंचना है दोस्तों, उससे एक एक क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है कि जैविक संतुलन में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। सो आपको बताना है कि जैविक संतुलन में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। सो पहला ऑप्शन है दोस्तों आपके पास में परभक्षी का, निर्माता का, उपभोक्ता का, या सभी का, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना था, और आप सभी को पता है दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है जैविक संतुलन की। सो जैविक संतुलन की यदि हम बात करें दोस्तों, तो जिसमें कि परभक्षी भी होना चाहिए, परभक्षी भी, निर्माता भी, और उपभोक्ता भी, ये तीनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पुनः फिर से माइटोकॉन्ड्रिया से पूछा गया दोस्तों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों होती है, अब यहाँ पूछा गया है क्यों, ठीक है। सो आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों होती है, ठीक है। यानी कि क्या कहलाती है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो प्रक्रिया जो होती है ना, उसे क्या कहते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। सो आपके पास ऑप्शन है ऑक्सीकरण, या फिर ग्लाइकोलाइसिस, या फिर जो है नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों आपके पास में ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, या फिर फोटोलाइसिस, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है, और आप सभी को याद दिला दूं दोस्तों कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी का संश्लेषण होता है ना, उसे कहा जाता है सी ऑप्शन, यानी कि ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, जो कि आपसे पूछा गया किस संरचना को कोशिका का प्रोटीन निर्माण केंद्र कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। सो आपको याद रखना है कि प्रोटीन निर्माण केंद्र किसे कहा जाता है, ठीक है, यानी कि कोशिका का प्रोटीन निर्माण केंद्र किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। सो आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आप वो भविष्य के शिक्षक बनने वाले हो दोस्तों, जिनका इंतजार बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे होंगे कि हमारा शिक्षक हमें बहुत अच्छा से पढ़ाएगा। तो कहीं ना कहीं आप वो शिक्षक बनने जा रहे हो जो
बच्चों यानी कि आगे आने वाले बच्चों का भविष्य बनोगे। सो आप सभी को एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बहुत ही अच्छा से जानते होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो होगा प्रोटीन संश्लेषण, यानी कि प्रोटीन निर्माण का केंद्र की यहाँ पर पूछा गया था। सो प्रोटीन कहाँ निर्मित होता है दोस्तों, सो प्रोटीन निर्माण का जो केंद्र है दोस्तों वो कहा जाता है राइबोसोम को, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग माइटोकॉन्ड्रिया लगा रहे होंगे, जबकि ये गलत होगा, ठीक है। यानी कि प्रोटीन यानी कि कोशिका में प्रोटीन का निर्माण जो होता है ना दोस्तों वो कहाँ पे होता है, राइबोसोम, यानी कि कहाँ होता है प्रोटीन निर्माण केंद्र, कहाँ होता है दोस्तों, वो होता है राइबोसोम में, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो इसे आपको अच्छा से याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ठीक है। सो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत ही भलीभांति जानते होंगे दोस्तों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर डायरेक्ट मैं बताता हूं और आगे बढ़ते हैं हम, वो होगा त्वचा, ठीक है। यानी कि मानव शरीर का पूछा गया आपसे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यदि आपसे पूछे तो आपको याद रखना है दोस्तों त्वचा, ठीक है, न कि यकृत, ठीक है। सो सबसे बड़ा जो अंग होता है ना दोस्तों शरीर, मानव शरीर का वो होगा त्वचा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला, रक्त में उपस्थित श्वेत रक्त। अब यहाँ पे पुनः आपसे पूछा गया दोस्तों आपसे WBC यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं किस यानी कि किस कार्य के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। सो आपको बताना है दोस्तों कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है ना वो कोशिकाएं किस कार्य के लिए जिम्मेदार होती है, ऑक्सीजन परिवहन के लिए, हार्मोन निर्माण के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, या फिर ऊर्जा उत्पादन के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आप बहुत ही भली भांति जानते होंगे दोस्तों, और वो होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, ठीक है। सो आप सभी को बताया दोस्तों जो WBC यानी कि जिसे कहा जाता है श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी कि दो प्रकार की जो रक्त कणिकाएं पाई जाती है दोस्तों, एक तो WBC होता है, एक RBC होता है, ठीक है। सो ये दोनों का कार्य अलग अलग होता है। यदि आपसे पूछे WBC का, सो WBC का जो कार्य है, जो मुख्य जिम्मेदार जो होते हैं दोस्तों वो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य में गैस विनिमय की प्रक्रिया कहाँ होती है। सो आपको बताना है कि मनुष्य में जो गैस विनिमय की जो प्रक्रिया जो होती है ना दोस्तों वो कहाँ होती है, ब्रोंकाई में होती है, ट्रैकिया में होती है, या फिर वायुकोश में होती है, या फिर डायफ्राम में होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना था, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से बता रहे होंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वायुकोश में, ठीक है। यानी कि गैसों यानी कि मनुष्य में गैसों का जो विनिमय जो होता है ना दोस्तों वो खासकर कहाँ पे होता है, वायुकोश में होता है, ठीक है। इसके बाद में किस प्रक्रिया द्वारा जल पौधों में ऊपर की ओर चढ़ता है, आपको बताना है दोस्तों कि किस प्रक्रिया के द्वारा जल जो है पौधों के ऊपर की ओर चढ़ता है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है दोस्तों ट्रांसपिरेशन यानी कि कुल सिद्धांत, ट्रांसपिरेशन कुल सिद्धांत, या फिर विसरण, या फिर अवक्रिया, या फिर जो है सक्रिय परिवहन के द्वारा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना था, और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे दोस्तों, और वो होगा ट्रांसपिरेशन कुल सिद्धांत, ठीक है। सो यानी कि ट्रांसपिरेशन कुल सिद्धांत के द्वारा जो है जल जो है पौधों के यानी कि पौधों में ऊपर की ओर चढ़ता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, जो कि आपसे डार्विन से पूछा गया है कि डार्विन ने किस द्वीप समूह यानी कि डार्विन ने किस द्वीप समूह का अध्ययन अध्ययन कर विकासवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो आपको बताना है कि डार्विन ने किस जो है द्वीप समूह का अध्ययन कर विकासवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ठीक है। सो पहला ऑप्शन है दोस्तों फिजी, गैलापेगोस, या फिर मालदीव, या फिर यानी कि सुमात्रा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना था, और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता पा रहे होंगे दोस्तों, वो होगा बी ऑप्शन यानी कि गैलापेगोस, ठीक है। यानी कि गैलापेगोस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों डीएनए पुनः संयोजन, यानी कि डीएनए पुनः संयोजन की तकनीक को क्या कहा जाता है। सो आप सभी को बताना है दोस्तों कि डीएनए का जो पुनः संयोजन जो होता है ना उस तकनीक को क्या कहा जाता है। क्लोनिंग पहला ऑप्शन है, क्लोनिंग, जीन स्प्लाइसिंग, या फिर बायो फॉर्मेशन, या फिर क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना था, और बहुत सारे जज्बात साथी यानी कि जो मेहनत करने वाले साथी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता पा रहे होंगे दोस्तों, और वो होगा बी ऑप्शन यानी कि इसे कहा जाता है जीन स्प्लाइसिंग, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, जो कि आपसे पूछा गया दोस्तों, जो कि किस पादप हार्मोन्स में वृद्धि हार्मोन्स होता है। अब यहाँ पे आपसे पादप से पूछा जा रहा है ना, यानी कि पादप ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो कि वृद्धि हार्मोन्स जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों साइटोसिन, यानी कि माफ कीजिएगा साइटोकिनिन, या फिर ऑक्सिन, या फिर एप्सिक अम्ल, या फिर एथिलीन, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है, और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे दोस्तों, वो होगा ऑक्सिन, ठीक है। यानी कि ऑक्सिन वो हार्मोन्स होता है दोस्तों पादपों का जो कि वृद्धि हार्मोन्स के रूप में से जाना जाता है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। सो एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छा से समझ के जाना है दोस्तों, ठीक है। और ये जो क्वेश्चनों का जो क्रम है दोस्तों हम बहुत ही थोड़ा सा स्पीड से यहाँ पे कवर कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि एग्जाम आपका बहुत नजदीक है। ऐसे में आपका एक प्रकार से ये रिवीजन हो रहा है, और आपका जो कंफ्यूजन होगा क्वेश्चनों के प्रति वो यहाँ पर दूर हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, आपसे पूछा गया है क्लोरोप्लास्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट किस सिद्धांत के अनुसार विकसित हुए माने जाते हैं, ठीक है। सो ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आपको बताना है दोस्तों कि क्लोरोप्लास्ट जो है किस सिद्धांत के अनुसार विकसित हुई मानी जाती है, ठीक है। सो पहला ऑप्शन है दोस्तों आरएनए विश्व सिद्धांत, या फिर कोशिका सिद्धांत, या फिर एंडो सिम्बायोटिक सिद्धांत, या फिर न्यूक्लियोटाइड
परिकल्पना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना था, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत सारे साथी दे पा रहे होंगे, वो होगा दोस्तों एंडो सिम्प्लीबायोटिक सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा एंजाइम स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा यानी कि पता होगा दोस्तों, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। और ऑप्शन है दोस्तों पेप्सिन, ट्रिप्सिन या फिर एमाइलेज या फिर लाइपेज, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों एमाइलेज, ठीक है। यानी कि एमाइलेज के द्वारा जो स्टार्च जो है मल्टोज के रूप में परिवर्तित करता है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा एंजाइम है, सो वो एंजाइम है दोस्तों एमाइलेज, ठीक है। यानी कि एमाइलेज के द्वारा ही स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा जिन्होंने महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम का तैयारी किया था होगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है कि रक्त जमने की प्रक्रिया में कौन सा जो है विटामिन सहायक होता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी साथी जानते होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो उस समय हमें क्वेश्चन बहुत कठिन लगने लगते हैं, ठीक है। सो उसी जो है कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने बीच बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ पर ऐड किया है, ठीक है। यानी कि रक्त जमने की जो प्रक्रिया जो होती है ना दोस्तों, उसको कम करने के लिए यानी कि कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो वो होता है विटामिन के, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पे विटामिन की बात हो रही है दोस्तों, सो आप सभी के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं दोस्तों। सो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। पहले जल में घुलनशील आपको विटामिन आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, ठीक है। ये दोनों आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। और विटामिन ए की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये विटामिन जो है अंधत्वता को कम करता है, यानी कि आंखों के यानी कि आंखों में अंधत्वता को कम करने के लिए ये सहायक होता है, ठीक है। तो ये आप सभी को पता है दोस्तों। और विटामिन डी जो है दोस्तों, ये कहाँ से मिलता है, हमें सूर्य से मिलता है, जो कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए सहायक होता है, ठीक है। ये आप सभी को पता है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया था दोस्तों कि जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है दोस्तों, बी सी, जिसे कहा जाता है दोस्तों बी और सी विटामिन। बी और सी ऐसे विटामिन होते हैं दोस्तों जो जल में घुलनशील होते हैं। बाकी जो बचेंगे दोस्तों ए डी ई और के, ठीक है, ये कैसे होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो ये आप दोनों यानी कि ये सभी विटामिन को आपको अच्छा से याद रखकर जाना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि कोशिका यानी कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम को अलग करने वाले तंतुओं को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है दोस्तों कि जो कोशिकाओं का जो विभाजन होता है ना, उस दौरान जो है क्रोमोसोम्स को अलग करने वाले जो यानी कि अलग करने वाले जो तंतु जो होता है ना, उसको क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना था, ठीक है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है दोस्तों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत सारे साथी दे पा रहे होंगे दोस्तों, वो होगा माइटोटिक, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, माइटोटिक सिंपल यानी कि सिंपल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन होगा, ठीक है। यानी कि माइटोटिक सिंपल, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपसे एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से कि एचआईवी वायरस यानी कि एचआईवी वायरस मानव शरीर में किस प्रकार की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो आपको बताना है दोस्तों कि जो एचआईवी वायरस जो है ना, मानव शरीर में किस प्रकार की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, आरबीसी को, प्लेटलेट्स को, या फिर टी लिम्फोसाइट्स को, या फिर बी लिम्फोसाइट्स को, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है। और आप सभी को पता है दोस्तों कि जो एचआईवी वायरस जो दोस्तों, वो खासकर मानव शरीर की जो कोशिकाएं जो होती है दोस्तों, वो होती है टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं को प्रभावित करने का ये कार्य करता है एचआईवी वायरस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है कि डेंगू फैलाने वाला मच्छर जो है किस जीन्स के द्वारा होता है, ठीक है, किस जीन्स का होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आपसे पूछा गया है कि डेंगू फैलाने वाला जो मच्छर जो होता है ना, किस जीन्स का होता है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है दोस्तों क्यूलेक्स का, एनोफिलीज का, या फिर एडिस का, या फिर यानी कि ट्राइपनोसोमा का, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को पता है दोस्तों, वो होगा एडिस मच्छर, ठीक है। सो एडिस मच्छर के द्वारा ही डेंगू फैलाया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों अनकोजिन शब्द। अब ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आपको बताना है दोस्तों अनकोजिन जो शब्द है किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। सो अनकोजिन जो शब्द है दोस्तों, वो किससे संबंधित है, अपच से, कैंसर से, मधुमेह से या फिर मोटापा से। सो आप सभी को बता दूं दोस्तों, जो अनकोजिन जो शब्द है ना दोस्तों, वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है कैंसर से, ठीक है। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों आपके स्क्रीन पे, बहुत ही अच्छा से पादप वाला क्वेश्चन, जो कि आपसे पूछा गया है कि पादप कोशिकाओं में केंद्रीय रिक्तिकाओं का मुख्य कार्य आपको यहाँ पर बताना है। सो पादप यानी पादप कोशिकाओं में जो केंद्रीय रिक्तिकाएं जो पाई जाती है दोस्तों, इनका जो मुख्य कार्य क्या है, वो आपको यहाँ पर बताना है। डीएनए संग्रहण, या फिर जल और पदार्थों का भंडारण, या फिर ऊर्जा निर्माण, या फिर गैसों का विनिमय, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यानी कि जल और पौधों का माफ कीजिएगा, जल और पदार्थों का भंडारण करने के लिए सहायक होते हैं ये रखिए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि
पेप्टाइड्स किस अंग को यानी कि प्रभावित करता है, ठीक है। तो आपके पास में क्या है दोस्तों, पेप्टाइड जो है किस अंग को प्रभावित करता है, हृदय, यकृत, फेफड़े या फिर अमाशय, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है और वो होगा दोस्तों यकृत, ठीक है। कौन सा है दोस्तों, यकृत है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए बी है, ठीक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए बी है, वह किससे रक्त प्राप्त करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है दोस्तों केवल ए बी प्लस या फिर केवल ओ माइनस या फिर केवल नेगेटिव, यानी कि या फिर सभी रक्त समूहों से या फिर केवल ए प्लस या फिर बी प्लस से, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है, जो कि ए बी प्लस यानी कि ए बी पॉजिटिव है, तो ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना था और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी कि ए बी प्लस यदि रक्त समूह है आपका, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है सभी से यानी कि रक्त यहाँ पर प्राप्त कर सकता है, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला, शरीर में फेगो यानी कि शरीर में फेगोसाइटोसिस क्रिया किसके द्वारा की जाती है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, शरीर में फेगोसाइटोसिस यानी कि साइटोसिस क्रिया किसके द्वारा की जाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। आरबीसी के द्वारा, डब्ल्यूबीसी के द्वारा, प्लेटलेट्स के द्वारा और लसिका के द्वारा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है और वो होगा दोस्तों डब्ल्यूबीसी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा हार्मोन्स रक्त यानी कौन सा हार्मोन्स रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, ठीक है। सो आपको बताना है दोस्तों कि ऐसा कौन सा हार्मोन्स जो है ना रक्त शर्करा को या रक्त शर्करा यानी कि जिसे कहा जाता है ग्लूकोज को यानी ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने का कार्य करता है, ठीक है। सो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, जिसमें कि ऑप्शन है इंसुलिन, एड्रेनालिन यानी कि एड्रेनालिन या फिर थायरॉक्सिन या फिर प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना था और ये होगा दोस्तों इंसुलिन, ठीक है। यानी कि जो हार्मोन्स जो है ना दोस्तों वो शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है दोस्तों, वो करता है इंसुलिन के द्वारा, ठीक है। सो इंसुलिन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस प्रक्रिया द्वारा पौधों में जल का परिवहन होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर दे पाओगे, मैं तो उम्मीद करता हूँ, और वो होगा दोस्तों ट्रांसपीरेशन, ठीक है। सो ट्रांसपीरेशन के द्वारा ही जो पौधों में जल का परिवहन यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन पर बहुत ही अच्छा से आपको आईएमपी लगाकर जाना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केल्विन चक्र किससे यानी कि किस में होता है। आपसे पूछा गया दोस्तों कि केल्विन चक्र जो है किस में होता है, ठीक है। श्वसन यानी कि प्रकाश संश्लेषण में, एमिनो एसिड संश्लेषण में या फिर कोशिका विभाजन में, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है दोस्तों और आप सभी को पता है दोस्तों की जो केल्विन चक्र जो होती है ना दोस्तों, वो खासकर प्रकाश संश्लेषण के लिए सहायक होती है, ठीक है। तो किसमें प्रकाश संश्लेषण में होती है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। इस बार नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि मनुष्य में आरएनए और डीएनए के बीच में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है दोस्तों। सो पहला ऑप्शन है आरएनए केवल प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, जबकि डीएनए जानकारी और भंडारण के लिए है, या फिर डीएनए केवल प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है जबकि आरएनए जानकारी भंडारण भंडारण करता है, ठीक है। या फिर नेक्स्ट अगला ऑप्शन है दोस्तों डीएनए और आरएनए दोनों कार्य प्रणाली यानी कि डीएनए और आरएनए के दोनों कार्य प्रणाली समान है, या फिर कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना था और आप सभी क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे दोस्तों, जो कि मनुष्य में जो आरएनए और डीएनए में जो अंतर खासकर देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है। आरएनए केवल क्या करता है, ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, ठीक है, जबकि जो डीएनए जो होते हैं दोस्तों ये अन्य जो जानकारी जो है वो भंडारित करके रखती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में किस अंग के द्वारा पित्त का स्त्राव होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आप यहाँ पर दे पाओगे, मैं उम्मीद करता हूँ। लिवर, हार्ट, पेट, किडनी, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, लिवर, यानी कि पित्त का स्त्राव जो है दोस्तों वो कहाँ से होता है, पित्त का स्त्राव जो होता है वो खासकर लिवर से होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस का कारण कौन सा जीवाणु है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आपको बताना है दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस का जो कारण जो है ना ये किस बीमारी के कारण होता है, यानी किस जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है दोस्तों, बेसिल्स है ना, स्ट्रेप्टोकोकस या फिर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या फिर वाइब्रियो कॉलरा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी ऑप्शन होगा। यदि हम ट्यूबरकुलोसिस की बात करें दोस्तों, सो ट्यूबरकुलोसिस जो होता है दोस्तों ये खासकर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है, सी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि श्वसन में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आपको बताना है लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा, श्वेत रक्त कणिकाओं के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा या फिर थायरॉक्सिन के द्वारा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना था और आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते होंगे दोस्तों, जो कि CO2 का जो परिवहन जो होता है ना दोस्तों वो खासकर हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम्स की संख्या में बदलाव किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए। सो आपको बताना है दोस्तों की जो कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम्स की जो संख्या जो होती है दोस्तों उनमें बदलाव जो होता है ना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, ठीक है, यानी किस प्रक्रिया में होता है ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। माइटोसिस में होता है, माइटोसिस के दौरान, या फिर यानी कि मियोसिस या फिर अमिटोसिस या फिर
ए और बी दोनों, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना था। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों माइटो यानी कि माफ कीजिएगा मियोसिस, ठीक है। कौन सा होगा दोस्तों? मियोसिस। मियोसिस के द्वारा ही जो है क्रोमोसोम यानी कि जो है कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम में बदलाव यहाँ पर देखने को मिलता है, क्रोमोसोम की संख्या में बदलाव देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डायबिटीज मेलिट्स रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आपको बताना है दोस्तों जो डायबिटीज मेलिटिस जो रोग है दोस्तों वो खासकर किस अंग को प्रभावित करता है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन यकृत, गुर्दा, अग्नाशय और हृदय, ठीक है। सो आप सभी को बता दूं दोस्तों जो डायबिटीज मेलिटिस जो रोग होता है दोस्तों वो खासकर अग्नाशय को प्रभावित करता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ चुका है दोस्तों, जो कि आपसे पूछेगा किस पादप में मोनोटोक है ना, क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों मोनोटोक, सॉरी माफ कीजिएगा मोनोकोट और डिकार्ड में अंतर स्पष्ट रूप से यानी कि स्पष्ट रूप से लक्षण होते हैं, ठीक है। आप आपसे क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पादप है जिसमें मोनोकोट और डिकार्ड में अंतर स्पष्ट रूप से यानी कि अंतर जो है स्पष्ट रूप से लक्षण के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है। सो गुलाब, सूरजमुखी और मक्का, ठीक है। सो आप सभी को याद दिला दूं दोस्तों जो मोनोकोट और जो डिकोट में जो अंतर जो देखने को मिलता है दोस्तों वो खासकर मक्का में देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में कौन सा जीवाणु पाचन तंत्र के कार्य को प्रभावित करता है, ठीक है। सो आपसे पूछा गया दोस्तों पाचन तंत्र यानी कि पाचन तंत्र के कार्य को प्रभावित करने वाले यानी कि जीवाणु का नाम आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है दोस्तों हेलिकोबैक्टीरियम यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या फिर लैक्टोबैसिल्स या फिर एसएच यानी कि एसेरियचिया कोलाई या फिर स्टेफिलोकोकस, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर दे पा रहे होंगे दोस्तों और वो होगा ए ऑप्शन यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। सो इस प्रकार से हमने यहाँ पर लगभग 50 प्लस क्वेश्चन जो है कंप्लीट करने जा रहे हैं दोस्तों। और आप सभी को बता दूं कि इस क्लास में मैंने यहाँ पर 100 प्लस क्वेश्चन लिया है यानी कि लगभग यहाँ पर 110 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे दोस्तों। सो आप लास्ट क्वेश्चन तक टिके रहे क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है कि ब्राउनियन है ना, ब्राउनियन गति किसकी यानी कि किसकी विशेषता है। सो आपको बताना है दोस्तों जो यानी कि ब्राउनियन जो गति जो है ना ये किसकी विशेषता है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है ध्रुवीय अणु का, जल अणु का, या छोटे कणों की यानी कि छोटे कणों की यादृच्छिक गति का या फिर बड़े अणु की गति का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना था और आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता पा रहे होंगे दोस्तों, जो आपसे पूछा गया था ब्राउनियन गति, ठीक है। सो ब्राउनियन गति जो है ना दोस्तों ये खासकर अणु के जो छोटे जो यानी कि छोटे अणुओं को यादृच्छिक गति के आधार पर यानी कि इसकी विशेषता हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला है दोस्तों पादपों में जल का परिवहन किस संरचना द्वारा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। सो आपसे पूछा गया पादपों में जल परिवहन का जो संरचना जो होता है किसके द्वारा किया जाता है, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, कोशिका झिल्ली के द्वारा या फिर मिटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे, वो होगा दोस्तों जाइलम, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ दोस्तों। और आपसे पूछा गया है कि जीवों के बीच पोषक तत्वों की गति यानी कि गति को क्या कहते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। तो जीवों में जो पोषक तत्वों की जो गति जो होती है दोस्तों उस गति को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। सो आप सभी को बताएं दोस्तों जो यदि पोषक तत्वों की बात यहाँ पर हो रही है तो पोषक तत्वों के बीच में जो गति की जो प्रक्रिया जो होती है दोस्तों वो खासकर खाद्य श्रृंखला में होती है, ठीक है। किसमें होती है? खाद्य श्रृंखला में, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना था, ठीक है। यानी कि जीवों के बीच पोषक तत्वों की जो गति जो होती है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है खाद्य श्रृंखला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि युग्म यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि युग्म जो है युग्मज में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। सो आपको बताना है दोस्तों कि युग्मज में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, जनन कोशिकाएं की, पुरुष लिंग सेल की या महिला लिंग सेल की, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आप यहाँ पर दे पा रहे होंगे दोस्तों, वो होगा उपरोक्त दोनों यानी कि जनन कोशिकाएं भी होगी यहाँ पर और साथ ही साथ महिला लिंग सेल भी होगी, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला है इंसुलिन में यानी कि इंसुलिन के स्त्राव का स्थान क्या है, ठीक है। सो आपको बताना है दोस्तों इंसुलिन के स्त्राव का जो मुख्य स्थान है वो क्या कहलाता है, ठीक है। सो कहाँ होता है, ठीक है। सो ऑप्शन है दोस्तों यकृत, अग्नाशय, गुर्दा या फिर गला, ठीक है। सो आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते होंगे दोस्तों, जो कि इंसुलिन की बात की जा रही है तो वो होगा अग्नाशय में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपसे पूछा गया किस पादप हार्मोन्स के कारण फल पकते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो जहाँ पे पादप यानी कि माफ कीजिएगा फल पकते हैं, पादप हार्मोन्स आपको बताना है जहाँ पे फल पकते हैं, ठीक है। एथिलीन या फिर ऑक्सिन या फिर साइटोकिनिन या फिर
गिबेरेलिन, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना था, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर दे पा रहे होंगे दोस्तों, एथिलीन, यानी कि जो एथिलीन जो है ना दोस्तों, ये खासकर फलों को पकाने में सहायक होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है कि कौन सी प्रक्रिया जो है पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन स्रोत है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आपको बताना है ऐसा कौन सी प्रक्रिया जो है पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का स्रोत है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत सारे साथी दे पा रहे होंगे दोस्तों। यदि प्रकाश संश्लेषण ना हुआ हो तो उस कंडीशन में हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो हमें यहाँ पे जो पृथ्वी के लिए यानी कि पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी दोस्तों, और वो होगा मिलेगा हमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब होगी तो ही हमें ऑक्सीजन की प्रक्रिया यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर पर्याप्त रूप से पृथ्वी पर मिल पाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे होगा दोस्तों ऑक्सीजन का जो स्रोत जो होगा दोस्तों वो होगा खासकर प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है, न कि श्वसन में। अब बहुत सारे लोग इससे लगाएंगे, बल्कि ये गलत होगा, ठीक है। क्वेश्चन को आपको समझना है, इसके बाद में आंसर देना है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है ऑक्सीजन का संश्लेषण, यानी कि ऑक्सीजन का शोषण किस अंग द्वारा होता है। सो आपको बताना है दोस्तों कि ऑक्सीजन का जो शोषण जो है ना वो किस अंग के द्वारा होता है, हृदय के द्वारा, फेफड़े के द्वारा, गुर्दा के द्वारा या त्वचा के द्वारा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है, और आप सभी को पता है दोस्तों कि जो ऑक्सीजन का जो शोषण जो होता है ना वो कहाँ से होता है, फेफड़े के द्वारा होता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन है दोस्तों, अमीनो एसिड की संरचना क्या होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो आपको बताना है अमीनो एसिड की जो संरचना है वो क्या होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। ऑप्शन है दोस्तों, एक अमीनो समूह समूह एक हाइड्रोक्सिल समूह और एक बेंजीन समूह होता है इसमें, या फिर एक यानी कि एक अमीनो अम्ल, एक कार्बोक्सिल समूह और एक रेडिकल समूह, या फिर एक जो है पॉलीमर श्रृंखला, या फिर कोई नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना था, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यदि हम अमीनो एसिड्स की यानी कि संरचना की बात करें दोस्तों, तो इसमें एक अमीनो समूह होगा, एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है, और साथ साथ एक ये रेडिकल समूह यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, लिवर द्वारा उत्पन्न पित्त का जो मुख्य कार्य आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। और आप सभी को बता दूं दोस्तों, जो पित्त का जो मुख्य कार्य जो होता है, पित्त का जो मुख्य कार्य जो होता है दोस्तों, वो खासकर होता है वसा और वसा का पाचन करना, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, सी ऑप्शन होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि पाचन प्रक्रिया में लाइसोसोम की भूमिका क्या होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। सो आपको बताना है कि कोशिका की पाचन प्रक्रिया में लाइसोसोम्स का क्या भूमिका होता है, ठीक है। सो आप सभी को याद है दोस्तों कि जो लाइसोसोम्स की जो मुख्य भूमिका जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, ठीक है। तो आप सभी को पता है दोस्तों ये अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने का ये कार्य करता है, ठीक है। क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला, मानव शरीर में खून का समूह किस पर आधारित होता है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, खून का जो समूह जो है ना अलग अलग ग्रुप जो बांटा जाता है ना वो किस पर आधारित होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। केवल रक्त कणिकाओं के ऊपर में, यानी रक्त कणिकाओं के प्रकार पर, या फिर रक्त में एंटीजन यानी कि एंटीबॉडी और एंटीजन की उपस्थिति के कारण, या फिर रक्त में शर्करा की मात्रा, या फिर खून में प्लेटलेट्स का आकार के कारण, ठीक है। सो आपको बताना है दोस्तों कि जो मानव शरीर में जो पाए जाने वाला जो ब्लड है उसका अलग अलग जो ग्रुप बांटा जाता है दोस्तों, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी, इस प्रकार से, तो वो किस आधार पर जो है वर्गीकृत किया जाता है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप दे पा रहे होंगे दोस्तों, वो होगा रक्त में एंटीबॉडी और साथ ही एंटीजन की उपस्थिति के कारण इन्हें अलग अलग समूह में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस तरह के युग्म यानी किस तरह के युग्मज द्वारा विकास में विभाजन यानी कि जो है विविधता उत्पन्न होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है, यानी कि किस तरह की युग्मज द्वारा विकास की विविधता उत्पन्न होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, जो कि आपके पास में ऑप्शन है बैक्टीरियस युग्मज, या फिर सेक्सुअल युग्मज, या फिर जो है एसिक युग्मज, या फिर एस्फोरिक युग्मज, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है, और इस क्वेश्चन का यानी कि बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे दोस्तों, वो होगा सेक्सुअल युग्मज, ठीक है। यानी कि युग्मज द्वारा यानी कि किसका यानी कि विकास विविधता उत्पन्न होती है, ठीक है। सो आपको यहाँ पर बताना था किस तरह का, तो होगा दोस्तों सेक्सुअल युग्मज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला है किस उत्तक को संवेदनशीलता उत्तक कहा जाता है, ठीक है। सो आपको बताना है दोस्तों कि ऐसा कौन सा उत्तक है जो कि संवेदनशील उत्तक के रूप में जाना जाता है। सो आपके पास में ऑप्शन है संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, या फिर एपिथेलियम उत्तर, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी दे पा रहे होंगे, वो होगा दोस्तों तंत्रिका उत्तर, ठीक है। सो क्या है दोस्तों, तंत्रिका उत्तर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फोटोसिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस मुख्य रूप से कौन सा गैस लिया जाता है, ठीक है। सो जो है फोटोसिंथेसिस में मुख्य रूप से कौन सा गैस लिया जाता है ये आपसे पूछा गया दोस्तों, ठीक है, न कि दिया जाता है। लिया जाता है आपको यहाँ पर बताना है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर हाइड्रोजन, ठीक है। सो आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते होंगे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ, और वो लिया जाता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, माफ कीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और दिया क्या जाता है आप सभी को बताएं ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चर्म का सबसे बाहरी परत आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी क्या कहलाती है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो ऑप्शन आपके पास में डर्मिस,
एपिडर्मिस या फिर हाइपोडर्मिस या फिर पसीना ग्रंथि। ठीक है, सो आप सभी को बताया दोस्तों, जो चर्म जो होता है, चर्म के जो बाहरी जो परत जो होता है दोस्तों, उसे कहा जाता है एपिडर्मिस। ठीक है, सो क्या होगा, एपिडर्मिस। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव में रक्त का सबसे प्रमुख कार्य क्या है। ठीक है, सो आप सभी को याद दिला दूं दोस्तों कि जो मानव शरीर में जो रक्त जो पाया जाता है ना, रक्त का जो प्रमुख जो कार्य होता है दोस्तों, वो होता है खासकर ऑक्सीजन, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करना। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ह्यूमन यानी कि ह्यूमन जीनोम यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का उद्देश्य आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों कि क्या है। क्या मानव शरीर में गुणसूत्र का पता लगाना है, या फिर मानव जीनोम और संरचना कार्य का अध्ययन करना है, या फिर मनुष्य की कोशिका की ऊर्जा प्रक्रिया को समझना है, या फिर मानव शरीर की नसों का अध्ययन करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना था। और आप सभी को पता है दोस्तों कि मानव यानी कि जो ह्यूमन जीनोम जो होता है, जीनोम प्रोजेक्ट जो होता है दोस्तों, इसका कार्य जो होता है खासकर मानव जीनोम की संरचना और उनके कार्य का अध्ययन करना होता है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि कोशिका में टाइलाकोड यानी कि कोशिका में टाइलाकोइड संरचना किसके द्वारा यानी किसके द्वारा संबंधित होती है, किससे संबंधित होती है, आपसे पूछा गया दोस्तों। ठीक है, सो आपको बताना है दोस्तों कि जो कोशिका में टाइलाकोइड संरचना जो है किसके द्वारा यानी किससे संबंधित होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से, क्लोरोप्लास्ट से, लाइसोसोम से, या फिर जो है गोल्जी संरचना से। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है और वो होगा दोस्तों क्लोरोप्लास्ट से। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर लगभग 70 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छा से यहाँ पर दे पा रहे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे पा रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि आपसे पूछा गया है कि किस प्रक्रिया द्वारा जीवाणु जो है, किस प्रक्रिया द्वारा जीवाणु अपनी आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान करते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, सो ऑप्शन है दोस्तों आपके पास में बाइनरी फिशन, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर कंडीशनिंग, या फिर पुनः स्थापन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना था, और आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर दे पा रहे होंगे दोस्तों, वो होगा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, जो कि आपसे पूछा गया है किस कारक की कमी से रिकेट्स रोग उत्पन्न होता है। सो आपको बताना है दोस्तों कि किस कारक की कमी के कारण रिकेट्स रोग उत्पन्न होता है, विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन बी, विटामिन डी, या विटामिन सी। ठीक है, सो आपको बताना है रिकेट्स रोग है ना, रिकेट्स रोग का कारक। ठीक है, सो कौन सा विटामिन है दोस्तों। सो आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते होंगे दोस्तों, क्योंकि विटामिन यानी कि रिकेट्स की यदि हम बात करें दोस्तों, सो रिकेट के लिए जो खासकर जिम्मेदार जो होता है दोस्तों, वो होता है विटामिन डी। ठीक है, जो कि हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीवों में यानी कि जीवों में समग्र ऊर्जा प्रवाह किस सिद्धांत के द्वारा समझाया जा सकता है, यानी कि समझाया जाता है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जीवों में समग्र यानी कि समग्र ऊर्जा का प्रवाह किस सिद्धांत के द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के द्वारा, ऑक्सीजन चक्र के द्वारा, या फिर ऊर्जा ऊर्जा संरचनात्मक सिद्धांत के द्वारा, या फिर ऊर्जा का वितरण सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना था, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत यानी कि संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर याद रखना है डी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि ऊर्जा का, माफ कीजिएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना था, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर याद रखना है तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन होगा, न कि डी होगा। ठीक है, इससे आप अच्छा से याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को लेके चलता हूँ दोस्तों, और आपसे पूछा गया है कि मियोसिस की प्रक्रिया है ना, मियोसिस की प्रक्रिया के दौरान कौन सा प्रमुख कार्य होता है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मियोसिस की जो प्रक्रिया के दौरान कौन सा प्रमुख कार्य होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। सो ऑप्शन है आपके पास में जीनोम की पुनरावृत्ति, या फिर गुणसूत्रों का विभाजन, या कोशिकाओं का विभाजन, या फिर ऑप्शन बी या ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, सो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, सो यदि हम बात करें दोस्तों मियोसिस की, सो मियोसिस की जो प्रक्रिया जो होती है ना दोस्तों, वो खासकर जो है गुणसूत्रों में विभाजन की प्रक्रिया यानी कि प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है, साथ ही साथ कोशिकाओं का विभाजन। ठीक है, यानी कि दो प्रक्रिया यहाँ पर होती है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि बी और सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में किसका स्त्राव होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में किसका स्त्राव होता है, वो होता है दोस्तों, आप सभी को पता है, वो होता है एटीपी का, यानी कि जिसे कहते हैं एडिनो यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, सो एटीपी का यानी कि निर्माण यानी कि एटीपी का स्त्राव यहाँ पर होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रोमोसोम में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। सो आपको बताना है कि क्रोमोसोम में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन यानी कि प्रोटीन और आरएनए, या फिर डोकोसाइट, या फिर राइबोसोम यानी कि राइबोस, न्यूक्लिक एसिड, या फिर कैल्शियम, या फिर जो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि डेकोसाइड राइबो यानी कि राइबोस न्यूक्लिक एसिड का निर्माण यहाँ पर यानी कि ये पदार्थ यहाँ पर पाया जाता है क्रोमोसोम के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया था कि क्रोमोसोम में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। सो क्रोमोसोम में खासकर पदार्थ जो पाया जाता है दोस्तों, जिसे कहा जाता है डीएनए। ठीक है,
यानी कि डेकोसाइल राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, जो कि आपसे पूछा क्या है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को बताइए दोस्तों, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किस क्रिया में ऑस्मोसिस का योगदान होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस क्रिया के द्वारा ऑस्मोसिस का योगदान होता है। सो आपके पास ऑप्शन है आहार का पाचन, या फिर कोशिका का जल अवशोषण संतुलन, या फिर प्रोटीन संश्लेषण, या कोशिका विभाजन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों कोशिका का जल आवेश संतुलन, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में विटामिन बी 12 का जो है मुख्य स्रोत आपको यहाँ पर बताना है। सो मनुष्य में जो विटामिन बी 12 का जो मुख्य स्रोत होता है दोस्तों, वो क्या होता है, ये आप सभी को बताना है। और आप सभी को पता है दोस्तों की जो ये हम बात करें बी 12 की, सो बी 12 जो होता है दोस्तों, विटामिन बी 12 जो होता है दोस्तों, ये खासकर दूध और मांस के लिए, यानी कि दूध और मांस में ये पाया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में राइबोसोम्स का कार्य क्या होता है, ठीक है। सो आपको बताना है दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम्स का मुख्य कार्य क्या होता है। ये यानी कि जीन की जानकारी यानी कि जीन की जानकारी का रूपांतरण करना, या प्रोटीन का निर्माण करना, या फिर कोशिका विभाजन, या फिर एनर्जी उत्पन्न करना है, ठीक है। सो एनर्जी उत्पन्न करना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना था दोस्तों, और आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता पा रहे होंगे। खासकर जो है राइबोसोम्स की बात करें दोस्तों, ये खासकर जो है प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन निर्माण के लिए सहायक होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, ठीक है। इसके बाद में क्लोरोप्लास्ट के अंदर किस पदार्थ का स्त्राव होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। सो क्लोरोप्लास्ट के अंदर किस पदार्थ का स्त्राव होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए सहायक होता है, ठीक है। सो ये आपसे पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है। सो ऑप्शन क्वेश्चन है दोस्तों, यानी ऑप्शन है दोस्तों कैरोटीन, क्लोरोफिल, या फिर फाइटोक्रोम, यानी कि फाइटोक्रोम, या फिर इथिलीन, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे दे पाएंगे दोस्तों, वो होगा क्लोरोफिल, ठीक है। जो कि आपसे पूछा गया था क्लोरोप्लास्ट के अंदर किस पदार्थ का स्त्राव होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, तो वो होता है दोस्तों क्लोरोप्लास्ट, यानी कि क्लोरोफिल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है कि एंडोक्रास्ट यानी कि एंडोक्राइन ग्रंथि शरीर में किस प्रकार के स्त्राव का निर्माण करता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपके पास में ऑप्शन है तो एंजाइम, हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, या फिर गैस, ठीक है। सो खासकर जो एंडोक्राइन ग्रंथि जो है दोस्तों, ये शरीर में किस प्रकार का स्त्राव करता है, किस प्रकार के स्त्राव का निर्माण करता है दोस्तों, तो ये आप सभी को होता है दोस्तों, ये जो है निर्माण करता है, खासकर वो करता है दोस्तों हार्मोन्स का, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, जो कि आपसे पूछा गया कि मानव शरीर में ग्लाइकोजन कहाँ संग्रहित होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आपको बताना है दोस्तों कि मानव शरीर में जो ग्लाइकोजन का संग्रहण जो होता है ना, वो कहाँ पर होता है, सो ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है रक्त, यकृत का मांसपेशियां, या फिर गुर्दे, या फिर रक्त वाहिनियां, ठीक है। सॉरी माफ कीजिएगा, रक्त वाहिकाएं, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है, और ये होगा दोस्तों यकृत और मांसपेशियों में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस प्रोटीन का कार्य जो है रक्त में थक्का का निर्माण करता है। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों किस प्रोटीन का कार्य जो है रक्त में थक्का का निर्माण करना होता है, ठीक है। सो हीमोग्लोबिन का, इंसुलिन का, या फिर फाइब्रिनोजन का, या फिर एंजाइम का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है, और वो होगा दोस्तों फाइब्रिनोजन का, ठीक है। सो फाइब्रिनोजन का जो कार्य जो होता है दोस्तों, खासकर जो है थक्का निर्माण, यानी प्रोटीन का कार्य जो होता है दोस्तों, वो होता है थक्का निर्माण करने का, यानी कि थक्का निर्माण करना, ठीक है। सो वो होगा फाइब्रिनोजन का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया कि जो कोशिकाएं अपघटन करती है उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है। सो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी जो है यानी कि ऐसा कौन सी संरचना जो होती है जो कि कोशिका अपघटन करती है, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन है दोस्तों आपके पास में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कोशिकाएं या फिर फागोसाइटिक कोशिकाएं, या फिर यानी कि जो है केमोसिटोटिक कोशिकाएं, या फिर डिपोलाइट यानी कि डिपोलाइट कोशिकाएं, ठीक है। तो आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी दे पा रहे होंगे दोस्तों, होगा डिपोलाइट कोशिकाएं, ठीक है। यानी कि डिपोलाइट कोशिका जो है दोस्तों, ये खासकर कोशिकीय अपघटन करती है, ठीक है। सो उन्हें कहा जाता है डिपोलाइट कोशिकाएं। नेक्स्ट अगला है हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों कि हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य जो होता है ना, वो क्या होता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। सो ये होगा दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है कि कौन सी प्रक्रिया जो है कोशिका में अणुओं को बाहर यानी कि अणुओं को बाहर से अंदर ले जाने के लिए जिम्मेदार होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आप सभी को बताना है दोस्तों कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया जो होती है दोस्तों, जो खासकर अणुओं को बाहर से अंदर आने की यानी कि अंदर आने के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। सो आपको बताना है दोस्तों फागोसाइटोसिस, या फिर एंटोसाइटोसिस, या फिर इकोसाइटोसिस, या फिर ग्लाइकोसिस, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को पता है दोस्तों, और वो होगा अपसिस यानी कि एंडोसाइटोसिस, ठीक है। यानी कि एंडोसाइटोसिस यानी कि ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, जो कि आपसे पूछा गया है लाइसो यानी कि लाइसोसोम्स का कार्य क्या होता है। ये भी क्वेश्चन
पहले आ चुका है दोस्तों, जो कि ये खासकर जो है दोस्तों ये खासकर जो लाइसोसोम्स की यदि हम बात करें दोस्तों, ये क्या करता है, जो अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं ना दोस्तों, इनको नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन, माफ कीजिएगा ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में रिबोसोम यानी कि रिबोसोम्स के कार्य आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, यानी कि मानव शरीर में रिबोसोम्स के कार्य क्या होते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं डायरेक्ट बता दूं दोस्तों, जो कि प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। ठीक है, रिबोस का जो मुख्य कार्य जो होता है दोस्तों, ये खासकर प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है कि मानव में रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितनी यानी कि कितनी सीमा में रह सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। सो मानव शरीर में पाए जाने वाला पीएच मान यदि आपको पता हो तो आप बता सकते हो दोस्तों कि मानव शरीर में सामान्यतः पीएच मान कितना रहना चाहिए। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। और आप सभी पता है दोस्तों कि जो 7 पॉइंट यानी कि वैसे यदि हम देखें दोस्तों तो 7.3 यानी कि 35 7.35 या फिर 7 से 45, ठीक है, यानी कि लगभग लगभग 7.35 या फिर 7.45 के मध्य जो होना चाहिए। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला, कौन सी कोशिका में नाभिक का कोई स्पष्ट संरचना नहीं होता है। सो आपको बताना है दोस्तों कि ऐसी कौन सी संरचना जो होती है जो कि कोशिका में नाभिक की कोई संरचना नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में या फिर यूकैरियोटिक कोशिका में या फिर संयोजक उत्तक कोशिका में या पादप कोशिका में। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना था और आप सभी दे पा रहे होंगे दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया था कि ऐसी कौन सी यानी कि कौन सी कोशिका में नाभिक का कोई संरचना नहीं होता है, तो वो नहीं होता दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में प्लाज्मा प्रोटीन का मुख्य कार्य आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, यानी कि मनुष्य में प्लाज्मा प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, रक्त में यानी कि थक्के बनाना या फिर शरीर में ऊर्जा का संचय करना या फिर शरीर में हार्मोन्स का परिवहन करना या फिर शरीर का तापमान नियंत्रित करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है दोस्तों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर दे पा रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, और वो होगा दोस्तों रक्त में थक्का बनाना। ठीक है, यानी कि जो प्लाज्मा जो होता है दोस्तों, इसका जो मुख्य कार्य जो होता है दोस्तों, वो खासकर होता है रक्त का यानी कि रक्त के थक्का यानी कि रक्त के थक्के बनाना। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एटीपी का यानी कि एटीपी का संपूर्ण रूप क्या होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों, कि जो एटीपी का जो संपूर्ण रूप है, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एटीपी का संपूर्ण रूप आपको यहाँ पर बताना है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता दूं दोस्तों, एडोनिन यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो एडोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसका पूर्ण रूप होता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है हड्डी और उपास्थि, यानी कि हड्डी और उपास्थि में जो कोलेजन जो होता है तो इससे यानी कि इसका जो कार्य है वो क्या होता है। ठीक है, तो हड्डी और उपास्थि में जो कोलेजन का मुख्य कार्य आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, कोशिका विभाजन करना, रक्त का निर्माण करना और संरचनात्मक समर्थन प्रदान करना या फिर हार्मोन्स का प्रभाव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना था, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि संरचना समर्थन यानी कि संरचनात्मक समर्थन प्रदान करना जो है कि खासकर जो है कोलेजन का कार्य होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस ऊतक का मुख्य कार्य जो है शरीर में अंगों का यानी कि अंगों का संरक्षण संरक्षण और समर्थन करना होता है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि किस ऊतक का मुख्य कार्य जो है ना शरीर में अंगों का संरक्षण और समर्थन करना होता है, संयोजी ऊतक का, तंत्रिका ऊतक का या पेशी ऊतक का या फिर एपिथेलियम ऊतक का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना था, और यह है दोस्तों संयोजी ऊतक का। ठीक है, यानी कि संयोजी ऊतक का जो कार्य होता है दोस्तों खासकर जो अंगों यानी कि शरीर के जो अंग जो होते हैं उनका संरक्षण और समर्थन करना होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा हार्मोन्स जो है पुरुषों में शुक्राणु उत्पन्न करने यानी कि शुक्राणु उत्पादन को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा हार्मोन्स जो है जो कि पुरुषों में शुक्राणु यानी उत्पादन को नियंत्रित करते हैं, इंसुलिन यानी कि टेस्टोस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन या फिर ऑक्सीटोसिन। ठीक है, सो आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है दोस्तों, वो होगा बी ऑप्शन यानी कि टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन के द्वारा ही शुक्राणु उत्पादन को नियंत्रित किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्थित क्रिप्टी यानी कि क्रिप्टी जो शब्द है दोस्तों, यानी कि ये आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इस अंदर स्थित क्रिप्टी का कार्य आपको यहाँ पर बताना है कि जो माफ कीजिएगा क्रिस्टी का कार्य क्या होगा, श्वसन की क्रिया में मदद करना, प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन विभाजन करना या फिर एटीपी का संश्लेषण करना। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देने का प्रयास यहाँ पर करना है दोस्तों, और आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे दोस्तों, और वो होगा श्वसन क्रिया में मदद करना। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिस्टी पाया जाता है दोस्तों, इसका जो मुख्य कार्य जो होता है श्वसन की प्रक्रिया में मदद करना होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है कि मानव में यानी कि मानव में शरीर यानी मानव शरीर की ऊष्मा नियंत्रण करने के लिए किस प्रकार का मुख्य कार्य होगा। ठीक है, तो आपको बताना दोस्तों मानव शरीर में ऊष्मा नियंत्रण करने के लिए जो मुख्य अंग जो है दोस्तों, मुख्य यानी कि किस अंग का मुख्य कार्य होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। सो आपके पास ऑप्शन है दोस्तों यकृत, मस्तिष्क, त्वचा या गुर्दा। ठीक है, सो आप सभी को बताना है दोस्तों कि जो ऊष्मा नियंत्रित जो किया जाता है दोस्तों मानव शरीर के द्वारा, वो किस अंग के द्वारा किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, सो यकृत, मस्तिष्क, त्वचा, गुर्दा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है, और आप सभी को बताया दोस्तों कि जो खासकर ऊष्मा नियंत्रित करने का जो कार्य होता है वो होता है मस्तिष्क का। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों
एंजाइम किस प्रकार के जैविक उत्प्रेरक होते हैं। तो आपको बताना है कि एंजाइम किस प्रकार के जैविक उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है और आप सभी दे पा रहे होंगे दोस्तों, वो होगा प्रोटीन, ठीक है। यानी कि आपसे पूछा गया था एंजाइम्स किस प्रकार के जैविक उत्प्रेरक है। सो एंजाइम्स की जब बात करें दोस्तों, तो ये प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड के संरक्षण यानी कि जो है संरचनात्मक घटक क्या होता है। आपको बताना है न्यूक्लियोटाइड्स के संरचनात्मक घटक क्या कहलाते हैं। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, या फिर नाइट्रोजन कार्बन, या फिर फास्फोरस, या फिर शर्करा पेंटोस, या फास्फेट, या फिर दोनों, यानी कि बी और सी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है और आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता पा रहे होंगे दोस्तों, वो होगा बी और सी। यानी कि यहाँ पर पाया जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन कार्बन फास्फोरस भी और साथ ही साथ शर्करा पेंटोस और फॉस्फेट भी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी डी ऑप्शन हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट और जो है इस प्रकार से हम यहाँ पर टॉप 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं दोस्तों। और जो कि आपसे पूछा गया है जीन की संरचना, है ना। जीन की संरचना में कौन सा घटक शामिल होता है। आपको बताना है दोस्तों कि जीन की संरचना में कौन सा घटक शामिल होता है, एडीपी, डीएनए, या फिर आरएनए, या फिर बी और सी, यानी कि दोनों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है और आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे दोस्तों, वो होगा डी, यानी कि बी और सी। यानी कि जीन की जो संरचना जो होती है ना दोस्तों, इसमें खासकर डीएनए और आरएनए दोनों उपस्थित होते हैं, यानी कि दोनों घटक शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा तत्व मानव, यानी कि मानव शरीर में रक्त परिसंचरण और श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आपको यहाँ पर बताना है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरिलेशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है और आप सभी को पता है दोस्तों कि ऐसा कौन सा तत्व है जो आपसे पूछा गया है, जो कि मानव शरीर में रक्त की बात की जा रही है यहाँ पर, रक्त परिसंचरण और श्वसन, है ना, श्वसन की प्रक्रिया के लिए, तो वो होगा दोस्तों आयरन, ठीक है। सो वो क्या होगा दोस्तों, आयरन होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आयरन याद रखिएगा। इसके बाद में बी12 से पुनः फिर से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, जो यानी कि बी12 की कमी से किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। सो आप सभी को पता है दोस्तों कि जो बी12 जो होता है दोस्तों, ये खासकर रक्त लाभता, यानी कि जो समस्या है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ए ऑप्शन हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट अगला, लीवर के द्वारा कौन सा पदार्थ स्त्रावित होता है जो वसा के पाचन में सहायक होता है, ठीक है। तो आपको बताना है दोस्तों कि लीवर के द्वारा कौन सा पदार्थ जो है दोस्तों, कौन सा पदार्थ स्त्रावित होता है जो कि वसा के पाचन में सहायक होता है, ठीक है। तो आपके पास में ऑप्शन है दोस्तों, बिलिरुबिन, गैस्ट्रिन, लिवर सॉल्ट, या फिर पितरस, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना था और वो होगा दोस्तों पितरस, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, पितरस। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है कोशिकाओं में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। सो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है कोशिकाओं में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, या फिर जो है केटोन, या फिर केटोन बॉडीज, या फिर गैस्ट्रिन, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है और आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता पा रहे होंगे, तो वो होगा हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इससे पहले आ चुका है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिबोसोम किस प्रकार की संरचना, यानी कि रिबोसोम में किस प्रकार की संरचना होती है, ठीक है। तो ऑप्शन है दोस्तों, प्रोटीन और डीएनए, या फिर प्रोटीन और आरएनए, या फिर लिपिड्स और प्रोटीन, या फिर केवल डीएनए, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है दोस्तों और आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता पा रहे होंगे दोस्तों, वो होगा प्रोटीन और आरएनए, ठीक है। सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अगला, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में किस प्रक्रिया, यानी किस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सो आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में किस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों और आप सभी को बता दूं दोस्तों कि इस क्लास का कंप्लीट पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये क्लास एंड होने के बाद में। सो आप उस पीडीएफ को एक बार देखिए, आप अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा दोस्तों, जो कि 100 प्लस यानी कि लगभग 110 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और ये वो क्वेश्चन होंगे दोस्तों जो आपका डाउट को क्लियर करेंगे और आप जो है कहीं ना कहीं यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आप आपके एग्जाम में देख सकते हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने का यहाँ पे प्रयास आप कीजिएगा, जो कि आपसे पूछा गया माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति जो है किस प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है। सो आप सभी को बताया दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ और वो होगा दोस्तों श्वसन की क्रिया, है ना। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति जो है दोस्तों किस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है। वो तत्व श्वसन प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला है जल में मूवमेंट, यानी कि जल में मूवमेंट नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स, यानी कि करने वाले यांत्रिक शक्ति का कार्य है, आपको यहाँ पर बताना है। यानी कि जल में जो मूवमेंट जो होता है ना उसको नियंत्रित करने के लिए जो यांत्रिक शक्ति है दोस्तों, उसका कार्य क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। सो ऑप्शन है आपके पास में दोस्तों, एटीपी अंतरकोशिकीय दाब, या फिर जो है पंपिंग, या फिर ब्रेक प्रेशर, ठीक है। सॉरी माफ कीजिएगा, बैक बैंक प्रेशर, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना था और वो होगा दोस्तों अंतरकोशिकीय दाब, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, अंतरकोशिकीय दाब। यानी कि जो जल में के अंदर में जो यानी कि जल के अंदर में जो मूवमेंट को नियंत्रित करने के लिए जो यांत्रिक शक्ति जो होती है दोस्तों, उसका जो कार्य होता है अंतरकोशिकीय दाब को नियंत्रित करना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए का प्रत्येक, यानी कि डीएनए का प्रत्येक अंग
किस प्रक्रिया में अलग होता है। आपको बताना है दोस्तों कि कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए का प्रत्येक अंग जो है किस प्रक्रिया में अलग होता है। ठीक है, सो ऑप्शन है दोस्तों माइटोसिस, उसके बाद में नेक्स्ट अगला ऑप्शन है आप यहाँ पर देख पाए होंगे जो कि आपसे यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, माफ कीजिएगा यहाँ पे हम जो अर्धसूत्र है, ठीक है, इसे आप अच्छे से सही कर लीजिएगा। यानी कि कोशिका विभाजन के दौरान जो है डीएनए का प्रत्येक अंग सूत्र पेड़ के जो है अंग किस प्रक्रिया से अलग होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। सो पहला है माइटोसिस, या फिर अर्धसूत्री विभाजन, या फिर प्रतिलेखन, ठीक है, या फिर ट्रांसलेशन, ठीक है, तो यानी कि अनुवादन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यानी कि कोशिका विभाजन के दौरान जो डीएनए का प्रत्येक अंग जो है दोस्तों किस प्रक्रिया के द्वारा अलग होते हैं, सो वो होगा दोस्तों पहला ऑप्शन, यानी कि ये होता है दोस्तों माइटोसिस के द्वारा। यानी कि माइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा ही डीएनए के जो प्रत्येक अंग जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं दोस्तों, अलग होते हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, जो कि आपसे पूछा गया है कि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यानी कि अंदर पाए जाने वाले जो क्रिस्टे हैं दोस्तों, क्रिस्टे का कार्य क्या है। सो ये भी क्वेश्चन आपसे पुनः फिर से यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, और आप सभी को पता ही ये है दोस्तों श्वसन प्रक्रिया यानी कि श्वसन क्रिया का उत्प्रेरक यानी कि उत्प्रेरण होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद में आज का ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों जो कि आपसे पूछा गया है कि रक्त का तापमान है, रक्त का तापमान नियंत्रित करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है कि रक्त का तापमान नियंत्रित करने के लिए ऐसा कौन सा अंग जो है जिम्मेदार होता है। तो आप सभी को पता है दोस्तों होगा मस्तिष्क। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे दोस्तों, और आज के क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे, और इस क्लास के माध्यम से मैंने यही प्रयास किया दोस्तों कि आपको वो क्वेश्चन दे पाऊं जो कि आप डायरेक्ट एग्जाम में देख सके, या फिर इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपकी तैयारी को और बेहतर कर सके। सो ये क्लास आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा, और यदि आप ऐसे ही क्लासेस चाहते हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं ऐसे ही क्लासेस में आप लोगों तक पहुंचा पाऊं, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों कि एग्जाम हमारे सर पर है। ठीक है, यानी कि कुछ ही कदम है, यानी कि एग्जाम जो है, तो हमें कहीं ना कहीं ऐसे समय में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस जो है प्रैक्टिस सेट लगाना होगा आपको, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को रिविजन आपको करना है, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो सके। क्योंकि बहुत बार हम क्या करते हैं दोस्तों कि जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं ना, और एग्जाम हॉल में जब जाते हैं और जब एग्जाम देने लगते हैं ना, तो हम देखिए इतना घबरा जाते हैं कि क्वेश्चनों को ही समझ नहीं पाते हैं। तो या फिर क्वेश्चन पढ़ तो लेते हैं हम, लेकिन क्वेश्चनों में जो ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं ना, उनमें हम उलझ जाते हैं कि ये ऑप्शन होगा सही है, या फिर बी ऑप्शन होगा, या फिर सी ऑप्शन होगा, या फिर डी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो कंफ्यूजन है ना दोस्तों, इसको दूर करने का एक ही माध्यम है, एक ही साधन है, वो है आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और आपका जो कंफ्यूजन है उसको दूर करें, आपका जो भी डाउट हो उसे आप अच्छा से दूर करें, और सब्जेक्ट के प्रति, उस टॉपिक के प्रति आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आप जो है आप क्वेश्चनों को गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो ये क्लास आपको कैसा लगा कृपया करके आप जरूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में, तब तक जय हिंद।